प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों और छोटी छोटी रक्षाबंधनों, सबको हाथ जोड़ के जय माता की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आदरणीय प्रांशु जी इसरो में पोस्टेड हैं, सफल वैज्ञानिक हैं। आप भी जानते हैं, और नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कैसे लगन और मेहनत से पढ़ाई की, और हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आज वो हमारे बीच में है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बच्चों को ये बताएं कि कैसे वो अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे कॉलेज का निर्धारण करें, ताकि उनका भविष्य सुनहरा, अच्छा और उज्जवल हो। इसके लिए प्रांशु जी आज आपको बताएंगे कि आप 12वीं के बाद कैसी तैयारी करें। कैरियर गाइडलाइंस प्रांशु जी के द्वारा। ओके सर, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट 12वीं करता है, उसके बाद दो ही चीज़ चुनता है, या तो वो टेक्निकल साइड से जेई करेगा या नीट करेगा, या तो नॉन टेक्निकल साइड से वो कोई भी बीए, बीएससी, बीबीए और बहुत सारे कोर्सेस हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो कोर्सेस करेंगे। तो पहले मैं अपना फोकस करता हूँ सिर्फ जो टेक्निकल साइड से ग्रेजुएशन करेंगे। अब टेक्निकल साइड से देखिए सर, हमारे पास दो ही है। मोस्टली जो बच्चे जाते हैं जेई और नीट की तरफ, ठीक है। और अगर हम देखें तो मैथ्स वाले स्टूडेंट हमेशा जेई देते हैं, और जेई दे के वो इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। और जो ये 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके भी अपने अपने क्रेज है। जैसे हमने नाम सुने होंगे IITs, NITs, ट्रिपल IITs, IISCR, देन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास आते हैं, और लास्ट में आता है प्राइवेट कॉलेज। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर लाएंगे, वैसे वैसे ये इंस्टीट्यूट्स हमको मिलते जाएंगे। अब हम देखें, अगर प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करें तो हमारे पास पहले IITs बहुत कम थी। मोस्टली पुरानी अगर हम अभी के ट्रेंड में देखो तो हमारे पास 7 पुरानी IITs हैं। बाकी जितनी भी IITs खुली हैं, जैसे तिरुपति ले लें, और जगह पे जो जम्मू कश्मीर में खुली है वो ले लें, ये सब नई IITs हैं। तो ये IITs को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 कैटेगरी में इसको कर सकते हैं। एक जो पुरानी IITs हैं जो केवल 7 हैं, जिसमें आता है हमारा मद्रास, IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, देन हमारे पास गुवाहाटी है, कानपुर है, रुड़की है, खड़गपुर है, देन BHU है। BHU भी बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पुरानी है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी अच्छी है अभी, ऐसे नाम है। और नई IITs में लेके तो IIT जम्मू हो गई, देन IIT पटना है, IIT तिरुपति है, ऐसे बहुत सारे IITs खुल गए हैं। टोटल 23 के लगभग IITs है हमारे पास। 23 नंबर्स हो गए, बहुत सारे सर, क्योंकि मोदी जी का जो है कि हर एक स्टेट में एक IITs हो। IIT इंदौर जैसे हमारे मध्य प्रदेश में है, ये अभी खुली हुई है, लगभग मेरे ख्याल से 2014-15 की IITs है। तो ये सब न्यू IITs में आती हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जितनी पुरानी IITs होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उतना अच्छा होगा, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने प्लेसमेंट्स देखेंगे उतने अच्छे होंगे, टीचर्स उतने अच्छे होंगे। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो ब्रॉड 2 कैटेगरीज हो गई, या तो आप ओल्ड IITs में जाएंगे या तो न्यू IITs में। अब वही है कि अगर आप अच्छे नंबर आए तो ओल्ड IITs में जाएंगे, और अगर आपके नंबर एडवांस में थोड़ी सी कम है तो आप न्यू IITs में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर ये दोनों कॉलेज नहीं मिले, देखिए ये IITs जो है मोस्टली एडवांस से मिलते हैं। आपको पहले जेई मेंस देना पड़ता है, फिर आपको एडवांस देंगे, तब जब आप एडवांस देंगे तब आपको ये मिलेगा, जब आप एडवांस क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप केवल मेंस दिए, मेंस में आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप NITs ले सकते हैं। अब हम देखें, NITs भी हमारे यहाँ पे हर स्टेट में मोस्टली एक NITs है ही। जैसे हमारे MP में NIT भोपाल है, UP में NIT इलाहाबाद है, ऐसे हर स्टेट्स में NITs हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे कि IITs में भी ग्रेड है कि कुछ पुरानी IITs हैं, कुछ नई IITs हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता है। वैसे NITs में NITs भी हम मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रुप A NITs, ग्रुप B, ग्रुप C। अब ग्रुप A NITs की जैसे हम बात करें तो मोस्टली जो ग्रुप A NITs है वो साउथ साइड है। जैसे कि हम बात करें NIT त्रिची, देन वारंगल, देन कैलीकट, अगरतला, देन ये पूरी NITs जो हैं वो हमारे साउथ साइड आती हैं मोस्टली। अगर ग्रुप B NITs में बात करें तो इलाहाबाद है, भोपाल है, तो ऐसे हमारे पास हर स्टेट्स में एक NITs है, तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। आपने कहाँ से किया था? मैंने NIT वारंगल से किया था। एक्चुअली मेरे को गेट के स्कोर के मार्क पर मेरे को NIT वारंगल मिला था, इसलिए मैं वहाँ पे चूज़ कर लिया। इसके बाद भी अगर आपके मार्क्स और कम है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ट्रिपल IITs, ये भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं हमारे इंडिया के, रेप्यूटेड कॉलेज हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये भी करीब करीब हर स्टेट में एक कॉलेज तो हैं। जैसे हमारे MP में 2 हैं, एक ट्रिपल IIT जबलपुर और एक ट्रिपल IIT भोपाल है, भोपाल जो कि अभी खुला हुआ है। तो हमारे जो गवर्नमेंट है उसका जो ड्रीम है कि हर स्टेट में कम से कम 2-4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों जो अच्छा नॉलेज बच्चों को दे सके, ठीक है। अगर आप ये तीनों भी नहीं पा सके अपने जेई मेंस के नंबर पे, तो आप सीधे चले जाइए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज।
अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो हर स्टेट में कम से कम 5 या 10 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको फीस बहुत कम लगती है, हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन लेवल अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ पे है JEC जबलपुर, टॉप पे तो आप जानते हैं सर SGS ITS भोपाल इंदौर है, देन RGPV भोपाल है, सतीम विदिशा है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे, हमारे रीवा में है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आप ये ले सकते हैं। लास्ट में अगर आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बनता है प्राइवेट का। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी आप देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं सर। अगर आप पुराने ट्रेंड को देखें तो हमारे MP में ही 200 से ज़्यादा कॉलेज थे। अभी क्या है कि अब जो गवर्नमेंट का ड्रीम है कि हर कॉलेज में कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इसलिए कुछ कॉलेज बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। तो इसमें भी प्राइवेटी की अगर हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है जो लगभग कंप्लीटली तो नहीं कह सकता लेकिन लगभग IIT से NITs को टक्कर देती हैं। जैसे कि हम बात करें बिट्स पिलानी, थापर की बात करें, देन VIT वेल्लोर की बात करें, SRM की बात करें, SRM चेन्नई, उसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो लगभग ये 3 इंस्टीट्यूट को टक्कर दे सकते हैं। इनको कम्पीट तो नहीं कर सकते, उस लेवल पे नहीं आ सकते, लेकिन इनके लगभग पहुंचने की कोशिश हमेशा करते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जाके गवर्नमेंट को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बिट्स पिलानी की फीस शायद सर एक्चुअली जो ये इंस्टीट्यूट है इसमें यही है, ये इनको टक्कर दे रहे हैं इसलिए इनकी फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें जो फंड आता है गवर्नमेंट देती है जी। और अगर प्राइवेट को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्पीट करना है तो वैसा इनके पास फंड होना चाहिए। अब प्राइवेट्स में कोई गवर्नमेंट फंड आता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फीस से चलता है, इसलिए इनकी फीस ज़्यादा होती है। तो आप हर ये अगर हम बात करें कॉलेज की तो सेपरेट एग्जाम है, जैसे VIT का अलग एग्ज़ाम होता है, देन चंडीगढ़ का अलग एग्ज़ाम होता है, थापर का अलग, थापर तो वही JEE से लेती है। तो अगर आपका यहाँ पे कम मार्क्स है और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हैं कि मेरे को प्राइवेट जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है जो आपको यहाँ से मिल सकती थी IITs NITs और IIIT से, वो जॉब आपको यहाँ से मिल सकती है, बशर्ते आप यहाँ पे आपको जो पैसा है वो ज़्यादा लगेगा। लगभग 20 लाख रुपए हमारे लग जाते हैं 4 साल का कोर्स करने में। इंजीनियर बनने का खर्चा 20 लाख? यस सर, 20 लाख प्राइवेट में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी है, इनको बीट करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इनके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए जो हमारे देश में रह के अच्छे काम कर सकें, ठीक है। तो हम लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट में जा सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि JEE में मेरे नंबर कम आए तो मेरे को IITs नहीं मिला, NITs नहीं मिला, IIITs नहीं मिला, आपको स्टेट गवर्नमेंट आप प्राइवेट में चले जाइए। यानी बच्चों देखो ये कितना क्लैरिफाई करके बता रहा है कि अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं सो गुड, नहीं आ रहा है आप प्रॉब्लम मत, आप बिल्कुल मत सोचो, गवर्नमेंट इतनी हेल्पफुल है, इतना आपको पढ़ाने के लिए उत्सुक है कि आप अच्छी जगह बस पहुंच जाएंगे तो आप ना अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सर इसके लिए एक बात, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होशियार है, अब क्या है कि JEE में अच्छे नंबर लाने के लिए नो डाउट हम जानते हैं कि अगर छोटी जगह है, गांव का बच्चा है तो सेल्फ स्टडी से नहीं आ सकता है जी। और मान लीजिए वो IIT JEE करने नहीं गया बाहर, उसके नंबर कम आए तो वो प्राइवेट में जा सकता है अच्छे में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है फिर भी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप स्टूडेंट को एजुकेशन लोन दीजिए बैंक से। अच्छा। आप एजुकेशन लोन लीजिए 4 साल का, आपको शुरू के 4 साल कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट ये भी है कि गवर्नमेंट आपका जो इंटरेस्ट है वो भी पे करती है। आप जैसे 4 साल करेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा, आप पहले साल पैसे लेंगे इंटरेस्ट लगेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी। आपको 4 साल तक कोई फीस नहीं देनी है, उसके 1 साल बाद भी आपको फीस नहीं देनी है। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जैसे आपके 4 साल में जॉब लग गई तो आपको ये नहीं है कि जॉब लग गई तो मेरे को पैसे तुरंत देने हैं, आप 1 साल जॉब कीजिए, स्टेबल हो जाइए, फिर आप पेमेंट इसको रिपे कीजिए आपका लोन। तो ये अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो अगर आपको प्राइवेट में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से प्राइवेट में जा सकते हैं। प्राइवेट में अब देखिए जैसे हम प्राइवेट में भी गए तो इसमें भी अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे ब्रांच चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं रिसेंट ट्रेंड CS का है। आप देखेंगे कि अच्छे पैकेज जा रहे हैं IITs NITs IIITs में। आप देखेंगे कि 1 CR से ज़्यादा भी पैकेज IITs में जा रहे हैं। अभी रिसेंट ट्रेंड हम देखें तो बहुत सारे IITs में 4 CR के भी पैकेज गए हैं। तो अगर आप यहाँ चले गए तो अगर आप प्राइवेट में गए तो आपकी लाइफ सेटल है, ठीक है।
लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं पाए, आप स्टेट और प्राइवेट में गए, तो इसको मैं पहले ही क्लासीफाई कर चुका हूँ कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, आप यहाँ जाएंगे तो इसके बराबर आप पहुँच सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन एक बचता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, बट जो इसके पैकेज है वो इनके बराबर आपको नहीं मिलेंगे। और जो अब तो एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एक जो कॉलेजेस होते हैं जो बी और सी ग्रेड के होते हैं, ठीक है, आप यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से भी आपको पैकेज मिलेंगे, ठीक है, आपको पैकेज कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक ये चीज़ है कि अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इन कॉलेजों से आप बीटेक कीजिए। यहाँ से बीटेक करने में क्या है कि फ़ीस बहुत कम है, आप अराउंड 1 लाख पर ईयर आप फीस पे करके 4 लाख के अप्रॉक्स में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप प्राइवेट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर, कि यहाँ पे जो पैकेज मिलेंगे प्राइवेट जॉब करने में वो इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। हम अगर बोले तो अगर इनको 100% मिल रहा है तो इनको अप्रॉक्सीमेटली 40-50% मिलेगा। अब क्या है सर, कुछ बच्चे यहाँ से भी बहुत अच्छे निकल जाते हैं और अच्छे पैकेज ले जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज क्या है वो पूल, पहले क्या होता था कंपनीज हर कॉलेज में जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कराती हैं ऑल इंडिया पे, आप वहाँ पे compete कीजिए डायरेक्ट, और इन बच्चों के साथ अगर आप compete कर गए तो आपको सेम पैकेज मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आप अगर 12th में के बाद अच्छी मेहनत नहीं कर पाए या किसी वजह से आपके नंबर कम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पे जो आपको मेहनत है वो इनके जैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट कुछ फैकल्टीज आपको अच्छी नहीं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जाने का एक और अच्छा है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो IITs हैं वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अपने पोर्टल पे। उस पोर्टल के आप कोर्स देखें, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो हैं पूरे IITs के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट्स वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आप IITs के यहाँ पे लेक्चर पढ़े हुए हैं IITs के पोर्टल में, आप वहाँ पे जाके देखिए। आप यहाँ पे पढ़े संतुष्ट नहीं है, जितने लेक्चर्स ये पढ़ते हैं आप पूरे वही प्रोफेसर से आप लेक्चर पढ़ सकते हैं इन कॉलेजों में बैठ के, क्योंकि हम जानते हैं इस समय पे ऑनलाइन जो हमारा नेट का खर्चा भी बहुत कम है। आप मोस्टली 1000 पर मंथ पे करके यहाँ वाले बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, ये आपके पास अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कोई बच्चों की ड्रीम ही है कि मेरे को IITs या NITs में पढ़ना ही है, लेकिन वो बीटेक अपना प्राइवेट से कर लिया, अब उसको चाहिए कि मेरे को NITs IITs जाना है, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए मोस्टली आपके पास पूरी लाइफ में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक, आपने यहाँ पे मेहनत कर ली तो आगे की पूरी लाइफ आपकी सिक्योर है, क्योंकि आपने यहाँ पे मेहनत कर ली तो ये कॉलेजेस में जाएंगे, इससे आप प्राइवेट जॉब कोई भी अच्छी पा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मेहनत नहीं की और अगर आप प्राइवेट कॉलेज या छोटी मोटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं अपन गेट, ठीक है। ये एग्ज़ाम आप दे के, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो गेट एग्ज़ाम है आप दे के ये तीनों इंस्टीट्यूट में दोबारा पहुँच सकते हैं एमटेक करने। अब यहाँ पे गेट क्या होता है, आप जब बीटेक करते हैं तो पहले आप 4th ईयर में एलिजिबल हो जाते थे गेट लिखने के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है सर कि आप 3rd ईयर में एग्ज़ाम दीजिए, 3rd ईयर में आप एग्ज़ाम दीजिए। मान लीजिए आपका नहीं हुआ, आप 4th ईयर में दीजिए, तो आपको क्या होगा कि जो क्या है कि कुछ बच्चे यहाँ पे मान लीजिए 4th ईयर में नहीं कर पाए, क्योंकि कॉलेज का प्रेशर रहता है, प्रैक्टिकल्स, देन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो मान लीजिए कोचिंग या पढ़ाई नहीं हो पाई तो 1 साल का क्या होता था, गैप करते थे वो, तो वो आपका 1 साल गैप हो जाता था। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप 3rd ईयर में एग्ज़ाम दीजिए, अगर 3rd ईयर में अच्छे मार्क्स आ गए, जैसे 3rd ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया और आपको 3rd ईयर में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप डायरेक्ट जब 4th ईयर आपका कंप्लीट होगा तो वहाँ से डायरेक्ट इन कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3rd ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप 4th ईयर में दीजिए। आप क्या कि यहाँ से अपने लेसन ले सकते हैं कि किस फेलियर कारण मैंने 3rd ईयर में गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, वहाँ पे आप वो इम्प्लीमेंट करके 4th ईयर में ये एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। अब अगर ये एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया तो आप लगभग इनके साथ बैठने के काबिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आप एमटेक करेंगे, एमटेक करने के लिए आपको ये 3 कॉलेज मिल जाएंगे, IITs, NITs या IIITs। अगर आप एमटेक नहीं भी करते हैं तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारी PSUs हैं, वो क्या करते हैं डायरेक्ट गेट से रिक्रूट करते हैं। जैसे हमारे पास HPCL है, IOCL है, BPCL है, देन गेल है, HAL है, भेल है, ऐसे 12 महारत्न कंपनीज हैं सर, और बहुत सारी मिनी रत्न, 9 रत्न कंपनीज हैं।
जिसकी बात करें तो इन कंपनीज में डायरेक्ट आप ये गेट के स्कोर पे जा सकते हैं। आपको एमटेक भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट। अब फायदा क्या पीएसयू में जाने के सर, ये पब्लिक अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कम्बिनेशन है, तो आपका यहाँ पे अच्छे पैकेज में आपकी जॉब मिल जाती है और बहुत अच्छी जगह पे आप काम करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएसयूज नहीं गए और आपका ड्रीम है कि मेरे को रिसर्च करना है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे आपने गेट दिया, ठीक है। अब गेट देने के बाद आप क्या कीजिए, एमटेक कर लीजिए, एमटेक कीजिए या एमएस कीजिए, ठीक है। एमएस क्या होता है सर, 3 साल का होता है। तो जैसे आप गेट दिया 4th ईयर में, 4th ईयर में आपको गेट कंप्लीट हुआ, आप एमटेक और एमएस कीजिए किसी आईटी से एनआईटी से, उसके बाद आप पीएचडी कर लीजिए, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है सर, एमटेक आप कर रहे हैं, आपकी फीस तो यहाँ पे लगेगी, लेकिन यहाँ पे आप क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 12,400 की पर मंथ सर। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे कर रहे हैं पीएचडी एमटेक में सर। पीएचडी में तो आप सुनेंगे यहाँ पे आप 31,000 प्लस जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 मिलता है। तो टोटल जो 36,000 तो आप यहाँ पे पा जाएंगे पीएचडी करने में। 2 साल के एमटेक करेंगे और उसके बाद पीएचडी करेंगे तो 36,000। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्कीम है सर, जिसको हम बोलते हैं पीएमआरएफ, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। इसमें आप ऐसी पेमेंट पाते हैं जो एक पीएसयूज में आप काम करेंगे। यहाँ पे जो आपकी मंथली स्कॉलरशिप होती है वो 17,000 पर मंथ होती है। ये आपको पहले फर्स्ट ईयर में मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड ईयर में, ठीक है। और जैसे आप 3rd ईयर में करेंगे तो आपको 3rd ईयर में जाएंगे पीएचडी में तो 80,000 पर मंथ मिलेगी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ पर मंथ पर ईयर आप पीएचडी में अर्न कर रहे होंगे। और इसके साथ आपके रिसर्च में पर ईयर 2 लाख रुपीज़ का आप ग्रांट ले सकते हैं रिसर्च के लिए, अगर आप आईआईटीज़ में हैं तो। मतलब अगर हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएचडी मोस्टली सिर्फ 3 साल की होती है, लेकिन 3 साल में मिलती नहीं है, तो मोस्टली 4 साल में आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले 2 साल तो आपको 70,000 मतलब 9 लाख या 8,40,000 के अप्रॉक्स इनम में आपको इतना मिलेगा। उसके 2 साल बाद, उसके 2 साल में 80,000 मिलेगा। प्लस इसके साथ फायदा है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं जो आपकी ड्रीम था, आप यहाँ पे नहीं आ सके थे जेईई के थ्रू, लेकिन आप यहाँ से आ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे सर इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं बताता हूँ इसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम इसके बाद रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे पीएचडी का मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको एक तो 31,000 प्लस एचआरए वाली एक पीएचडी में आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, या तो आप 70,000। बट इसके लिए कुछ हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका जो बीटेक है वो 8 CGPA होना चाहिए, प्लस आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपका कॉलेज बहुत गंदा नहीं, जैसे बहुत प्राइवेट कॉलेज नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे लेवल के अच्छे कॉलेज होंगे, और आपका जो ए ग्रेड होंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पीएचडी करके इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ सर। पहले तो आप जहाँ हम पढ़े थे वहीं पे हम प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे हम आईआईटीज़ ले लें, एनआईटीज़ ले लें, देन ट्रिपल आईटीज़ ले लें, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, या प्राइवेट कॉलेज जो बड़ी बड़ी कॉलेज बताया था जिसमें आपके 5 लाख फीस लग रहे थे, आप वहाँ पे पढ़ाने जा सकते हैं। ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप रिसर्च फील्ड में जाइए। रिसर्च फील्ड में कहने का मतलब है यहाँ से आप एक प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, जैसे मर्सरीज बेंज है, इसकी खुद की एक रिसर्च यूनिट है, वहाँ पे केवल जो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर उस पर रिसर्च होती है, तो आप वो डायरेक्ट क्या होते हैं, जो पीएचडी वाले हैं तो उनको उठा लेते हैं। अगर आप प्राइवेट में नहीं जा रहे हैं तो आप कुछ, जैसे हमारे पास हमारे इंडिया में फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया, इन सभी जगह पे जा सकते हैं इसके रिक्रूटमेंट के थ्रू। और जो आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे वो रिसर्च को यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे पहले ही, हम जब पीएचडी कर रहे थे तो अगर 31 भी पा रहे हैं तो 5 लाख के अराउंड हमारा एनएम में इनकम है। और अगर आप ये वाली स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो बहुत अच्छी इनकम है सर, 10 लाख के अप्रॉक्स अगर आप पीएचडी में पा रहे हैं तो आपकी इनकम बहुत अच्छी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने बता दिया, प्राइवेट और रिसर्च, यहाँ पे आप जाके गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट पे आप डायरेक्ट पदस्थ होते हैं। और यहाँ पे जो आपकी इच्छा है, अगर आपने पीएचडी किया है तो आपका इंटरेस्ट रिसर्च में था ही ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे अच्छी रिसर्च कर सकते हैं जो कि देश के काम आ सकती है।
अगर नहीं, अगर यहाँ प्राइवेट में जैसे बोला, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे से पैकेज लगते हैं, क्योंकि आप R&D टीम में हैं, आप कुछ डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज, इवन यहाँ से आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन कंपनीज में। और एक PhD क्या होती है, फॉरेन से आप PhD कर सकते हैं। अभी तो मैंने बताया कि अपने इंडिया में IITs NITs से, एक आप फॉरेन में PhD कर सकते हैं। बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप जाके PhD कर सकते हैं। क्या होता है कि हम यहाँ M.Tech करते हैं, M.Tech में जो हमारी थीसिस होती है, सेकेंड ईयर में सर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। एक साल हमारा पूरा प्रोजेक्ट होता है, एक साल हम पूरा पढ़ते हैं, एक साल पूरा प्रोजेक्ट होता है। वो प्रोजेक्ट के, अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो हम वो प्रोजेक्ट को जिस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, जिस गाइड के अंदर आपको PhD करना है, वो गाइड को आप भेज सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, वो देखेगा। अगर उसको अच्छा लगा तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करके PhD के लिए वहाँ पे ऑफर दे देगा। और वहाँ जब ऑफर देगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे स्कॉलरशिप है सर। आप एटलीस्ट मतलब अगर बात करें तो यहाँ से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है वहाँ, मतलब एक जैसे आप एक इनकम वाला पर्सन होता है ना, वैसे आप PhD कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट एक PhD अपने इंडिया में कर सकते हैं, एक PhD कहाँ से कर सकते हैं अपन, फॉरेन से। ठीक है, अब कुछ जैसे हम जानते हैं सर, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में माहिर होते हैं, मतलब उनको हमेशा पढ़ना है, तो आप PhD के बाद पोस्ट डॉक कीजिए। पोस्ट डॉक क्या होता है सर, जैसे पुरानी IITs की मैं बात किया, अब जैसे कोई बंदा PhD कर रहा है नई IITs में, लेकिन वो पुरानी IITs में पढ़ाने जाएगा तो उसको डिफिकल्टीज आएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही, अगर मैं ओल्ड IITs की बात करूँ तो वो सबसे ऊपर है। अगर आप नीचे वाले इंस्टीट्यूट से हैं, ऊपर जाएंगे, नो डाउट आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपका अच्छा ऑप्शन है कि आप मान लीजिए NIT से PhD कर रहे हैं, तो अब NIT से PhD करने के बाद अगर फॉरेन से आप पोस्ट डॉक कर लें तो आप IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे से, यहाँ से आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी एनुअल इनकम है वही अप्रॉक्सीमेटली 1.5 की हो जाती है। प्लस आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो देश के फ्यूचर है। इसलिए ये अगर आपको PhD में इंटरेस्ट है तो आप ये गेट के थ्रू, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो डायरेक्ट PhD में जाइए और PhD कीजिए। ठीक है सर, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कितने प्राइवेट कॉलेज के थ्रू आप प्राइवेट जो हमारे फर्म्स हैं, जो कंपनीज है, वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का मन है सर कि मेरे को गवर्नमेंट में जॉब करना है, तो वो क्या कर सकता है? हमारे पास बहुत सारे भी ऑप्शंस आ गए हैं गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए। तो अगर मैं उसको बताना चाहूँ तो जैसे सर अभी हमने बात की कि आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समराइज़ करूँ तो हमने बात की पहले कि प्राइवेट कॉलेजेस में हम जा सकते, मतलब ग्रेजुएशन के थ्रू आप किन किन कॉलेजेस में जा सकते हैं, उसके थ्रू आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने क्या डिस्कस किया कि आप अगर आपका मन ही है कि IITs NITs में जाना है तो आप गेट दीजिए। गेट दे के आप इन कॉलेज में जा सकते हैं। इन कॉलेज में जाने के बाद जैसे मैं बोला कि आप प्राइवेट किसी भी कंपनीज में जा सकते हैं, या तो आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी बंदे का मन है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि कुछ लोगों की ड्रीम होती है कि मेरे को गवर्नमेंट में जॉब करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई बंदा BTech कर लिया, ठीक है, और उसका मन है गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का, तो वो क्या, कौन कौन से उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं देखूं तो सबसे पहला ऑप्शन है PSUs। अब हमको PSUs मिलेगी कैसे? क्योंकि PSUs के एग्ज़ाम तो कुछ PSUs सेपरेट एग्ज़ाम लेती है और कुछ PSUs क्या करती है, गेट के थ्रू लेती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहुँचने का, अगर टेक्निकल ग्रेजुएशन किया, अगर आपको अपने को PSUs जाना है तो हम क्या करेंगे, गेट दे सकते हैं। गेट दे के हमारे जो मार्क्स के बेसिस पे हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग क्या है सर कि मान लीजिए कि गेट में भी अच्छे नंबर्स नहीं आए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है सर, इस समय पे सीट्स कम है, तो कुछ लोग अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो उनको भी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी जॉब्स हैं, कहीं ना कहीं आप सफलता पाएंगे। अगर आप अपनी पोटेंशियल को सही से समझें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, तो आप कोई ना कोई जॉब आराम से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर सोच लें कि नहीं, जो IITs वाले स्टूडेंट्स हैं केवल वही ये जॉब ले सकते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा होशियार है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कोई ना कोई स्टूडेंट्स में अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, उस खूबियों को बस पहचानने की ज़रूरत है। उस खूबियों के थ्रू वो, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पता कर लिया तो वो किसी भी जॉब में जा सकते हैं। तो मैं बताया जैसे कि पहले PSUs जाना है, PSUs जाने के लिए क्या करना है, अपने को गेट देना है। ठीक है, अगर आपको PSUs नहीं मिली या PSUs नहीं जाना है तो रेलवेज़ है। रेलवेज़ में क्या होता है, एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर जिसको सेक्शन इंजीनियर भी बोलते हैं।
तो क्या करते हैं, रेलवे में फॉर्म आता है हर साल, जेई का फॉर्म आता है। अभी क्या है, कुछ सालों से सर क्या किया है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रोक लगाई है। तो अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट रेलवे में जा सकते हैं। हर 2 साल में लगभग इसके एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवेज़ के, आप उसको दे के रेलवेज़ में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, अब अगर आपको जूनियर इंजीनियर रेलवे में नहीं बनना है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि अपन जानते हैं CPWD, देन हमारे पास और MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, देन हमारे पास बहुत सारे जैसे फरक्का प्रोजेक्ट्स हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस है। वो सब जो जॉब्स है वो आपको SSC के थ्रू मिलेगी। अब ये मिलेगी कैसे सर, क्या होता है, SSC हर साल एक नोटिफिकेशन देता है जिसको बोलते हैं SSC JEE। SSC एक बोर्ड का नाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। ठीक है ना, तो ये एक बोर्ड का नाम है, लेकिन आपको एग्जाम कौन सा देना है, SSC JEE। ये एग्जाम आप देंगे तो इसके थ्रू आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। देन आप कुछ सालों बाद असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट के आप हेड हो जाते हैं। सिर्फ अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो कुछ सालों में, मोस्टली 7-8 सालों में आपका प्रमोशन होकर आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी हम सोचेंगे कैसे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग वाले हैं। बैंक मोस्टली सर्विस पब्लिक के साथ डील करता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमको कुछ CSE वाले इंजीनियर्स, EC वाले चाहिए, IT वाले चाहिए। तो ये जो बैंक्स है वो डायरेक्ट इनको रिक्रूट करता है ऑफिसर्स ग्रेड पे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे कि स्टेट में जूनियर इंजीनियर बनने का। जूनियर इंजीनियर बन के आप, जैसे कि इसमें CPWD है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, वैसे ही स्टेट के भी कुछ बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे आप जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। हर साल इसकी पोस्ट आती है। आप मानेंगे कि हर स्टेट में इसकी पोस्ट आती है, क्योंकि अगर स्टेट के हम देखें कि टेक्निकल चीज़ों को संभालेगा कौन, वो यहीं से बंदे आएंगे ना, जो बीटेक करके गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है और जो स्टेट JEE और यही देगा। तो अगर आपका मन है कि मैं अपने स्टेट में ही जॉब करूं, क्योंकि यहाँ पे आप कभी जॉब पाए तो मे भी आप कहीं दूर रह सकते हैं। आपका मान लीजिए मन है कि मेरे को अपने स्टेट में जॉब्स करना है, आप स्टेट JEE और यही दे के अपने स्टेट में रह सकते हैं और एक रिपीटेड जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको भी हटा दें, अगर इसकी बात करें तो UPSC, जिसको हम जानते हैं कि रिपीटेड बॉडी है जो बहुत बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो ये अगर आप टेक साइड से जाएंगे तो एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको पहले बोलते थे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। वो क्या करता है, हर साल एग्ज़ाम कराता है। लेकिन यहाँ पे सर एक जो हमारे पास कारण फंस जाता है, या हम बोल सकें कि जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं दे सकते हैं, उसका कारण है क्योंकि ये 4 स्ट्रीम में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। या तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो सिविल हैं तो आप दे सकते हैं, या तो EC हैं तो दे सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल से हैं EE। ये 4 ब्रांच वाले बच्चे ही UPSC ESC का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। क्योंकि हमको अभी UPSC ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं निकाली है जिसमें CS वालों को भर्ती की जाए। तो अब ये सारे एग्ज़ाम, ये सारे जो 4 ब्रांच के बच्चे हैं वो डायरेक्ट UPSC ESC में जा सकते हैं। अब ये कैसे जा सकते हैं, तो सेम जैसे हर बॉडीज़ अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वैसे UPSC ESC भी कराती है। तो ये क्या करती है, एक प्री एग्ज़ाम लेगी पहले, ठीक है, एक मेंस लेती है और लास्ट में इंटरव्यू कराती है। अब इसमें पूछती क्या है, जैसे मैकेनिकल वाला 4 साल में जो मैकेनिकल का सिलेबस पढ़ा वही चीज़ें पूछती हैं, सिविल वाले ने जो पढ़ा वो पूछते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो अपने सब्जेक्ट में पढ़ा वही चीज़ें पूछती हैं। तो आप प्री मेंस दे के, इंटरव्यू दे के डायरेक्ट ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सेम JEE के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। आप इसका एग्ज़ाम देके, ये 2 टियर एग्ज़ाम है। अब सर इसमें क्या है, कुछ एग्ज़ाम्स बहुत टफ है, जैसे UPSC ESC की बात कर लें या फिर गेट की बात कर लें, ये टफेस्ट एग्ज़ाम में आ जाता है। तो अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये सारे जॉब्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रेलवे दीजिए, SSC दीजिए, बैंक्स में दीजिए, या फिर स्टेट JEE दीजिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ISRO, BARC, DRDO एंड CSIR। आप यहाँ पे सेम आफ्टर बीटेक क्या करेंगे, इनका पेपर देंगे। ये सेपरेट क्या है सर, इंस्टीट्यूट सेपरेट पेपर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं PSUs बहुत सारे हैं, HPCL, IOCL, BPCL, ये क्या करते हैं, सेपरेट एग्जाम्स नहीं लेते हैं,
यहाँ पे आप गेट दे के PSU में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अगर जाना है तो इनके सेपरेट एग्ज़ाम होते हैं। आप इन एग्ज़ाम को दे के इंटरव्यू क्रैक करके यहाँ पे जा सकते हैं। अब जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, एक ये है, ये 4 इंस्टीट्यूट्स, ये 4 हैं, एक ये PSUs हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे जाएंगे लेवल 10 पे, जो इंडिया में अगर आप ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इंडिया में हाईएस्ट पे जो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में देती है वो गजेटेड ऑफिसर लेवल 10 में ही मिलती है, जो आपको ये इंस्टीट्यूट्स दे सकते हैं। ये भी जॉब्स बहुत अच्छी हैं, बस पेमेंट्स थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये जॉब आप पकड़ेंगे कुछ साल बाद आप भी इनके कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कहीं पे भी आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीटेक से भी हम देख रहे हैं जेईई के बाद भी अफसर कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद आपके पास जॉब में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये पूरे जॉब्स का एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप ये एग्ज़ाम लैग कर रहे हैं तो इनका दीजिए और उसको क्रैक करके ये सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो जैसे कि ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स थे ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन टेक्निकल साइड से हो, यानी कि बीटेक बी किया हो। लेकिन बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे ग्रेजुएशन करते हैं जैसे BA, BSc, BBA, बीकॉम ऑनर्स, ये सब करते हैं। तो उनके पास ग्रेजुएशन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मैं डिस्कस अगर करना चाहूँ तो मैं मोस्टली अगर हमारे पास जो बल्क में एग्ज़ाम निकलते हैं या वो हमेशा निकलते हैं हर साल, तो वो एक SSC है। SSC एक बॉडी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बॉडी। एक जॉब निकलती है बैंक से, एक रेलवे साइड से, और फिर हर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, हर स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। 4 हो गए टोटल। और ये 4 में भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर SSC में बात करूं मैं तो SSC में GD, MTS, CHSL, CGL, स्टेनो, स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट। जैसे कि GD की बात करूं मैं तो GD में कौन जाते हैं, जैसे कि आपको CISF, CRPF, BSF, ITBP, ये सब में जो आर्मी के पर्सनल्स हैं वो यहाँ जाते हैं GD में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे अगर आप मैथ्स में वीक है, थोड़ा सा आपको इंग्लिश कम आती है, तो आप SSC, जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं जो गांव से पढ़े हुए हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं, वो इंग्लिश में वीक होते हैं, वो मैथ्स में थोड़ा सा वीक होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि SSC GD में जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद एक फिजिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट होता है आपका, रनिंग वगैरह होती है। तो जिसमें गाँव वाले बहुत, ये जो विलेज में है, ये जो जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है वो SSC GD दे के इन सब CISF जो आर्मी की यूनिट्स है उसमें जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है सर, लेकिन वो फिर भी ग्रेजुएशन जॉब्स करके पढ़ना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, MTS दे सकता है, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, या फिर CHSL दे सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि MTS 10th वाला स्टूडेंट दे सकता है और जॉब पा के किसी भी मिनिस्ट्री में काम कर सकता है। CHSL जैसे ये 12th के बाद दे सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन नहीं किए, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं अगर 12th कर लिया तो अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि अगर आप 12th करने के बाद कहीं इधर उधर जॉब करेंगे प्राइवेट में तो आपको कितना देंगे, 10,000 15,000 प्लस आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन SSC के थ्रू अगर आप CHSL में जाते हैं तो यहाँ पे आप किसी मिनिस्ट्री में जॉब करेंगे, ठीक है, उसके साथ आप ग्रेजुएशन कीजिए, क्योंकि आपके फाइनेंशियल पैसे तो आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है और पैसे भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब आप 30 के ऊपर ही पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्या करें, जॉब करके ग्रेजुएशन करें। अब जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप ऊपर की पोस्ट में चले जाते हो। ठीक है। ये MTS जो है वो मोस्टली वो MTS और CHSL ये 12th वाले बच्चे दे सकते हैं। ठीक है। अब एक पोस्ट होती है CGL में क्या है सर, इसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। अब इसमें क्या है कि सर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, जो हमारे पास ऑडिट है, कैग में जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स लगते हैं, जो हमारे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके बाद ये सब क्या है, जो हम CGL की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या है सर, ये एक बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट किए हैं उसके कंबाइंड एग्जाम है। कंबाइंड एग्जाम है मतलब ये हर लेवल की पोस्ट देता है, ये लेवल 4 से लेवल 8 तक की पोस्ट देता है। ठीक है, लेवल 8 तक की। अब मोस्टली इसमें 4 ही लेवल की पोस्ट आती है, एक लेवल 5 आती है और एक लेवल 7 और एक लेवल 6 आती है। ठीक है।
लेवल 6। अब क्या होगा, आप सीजीएल में क्या होता है कि एक क्या होता है, एसएससी हर साल नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें वही प्री और मेंस होता है। अब देखिए, आप जितने भी इधर साइड एग्ज़ाम ले रहे हैं एसएससी में, यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये जानना है कि इसमें पूछता क्या है। तो यहाँ पे 10th तक की मैथ पूछता है सर, जो हम जैसे पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब पूछता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पूछता है, एक इंग्लिश होती है और एक जीके पूछता है। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सीजीएल दिया, सीजीएल देने के बाद लेवल 4 में आपको बहुत सारी पोस्ट मिलती है, जैसे कि आप इनकम टैक्स में आप कहाँ पे असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। जो सीबीआईसी है, इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं जीएसटी, उसमें भी आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट में जा सकते हैं। तो ये आपको लेवल 4 से मिलेगी। और इसकी भी जो पेमेंट है इनिशियली, वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 मिलती है आपको। प्लस आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो लगभग हर पब्लिक जानता है। अगर आप छोटे बच्चे भी जानोगे तो वो इनकम टैक्स को जानेगा कि क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इनकम ऐसी चीज़ है जो सबको थोड़ा सा डरा के रखती है, अगर आप प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद एक लेवल 5 की पोस्ट है इस सीजीएल में। अब सीजीएल में लेवल 5 की पोस्ट क्या है, ये जो ऑडिटर्स होते हैं उनको ये लेवल 5 की पोस्ट मिलती है, ठीक है। लेवल 6 की पोस्ट की बात करें हम तो डिविजनल अकाउंटेंट, जैसे मैं बोला था कि एसएससी के थ्रू आप जेई में जा सकते हैं। अब एसएससी जेई में जब आप, जैसे सीपीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट हो गया सर, ठीक है, तो उसका हेड कौन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर। तो वो तो टेक्निकल साइड से है, लेकिन नॉन टेक्निकल साइड से अकाउंट्स को देखने के लिए कौन काम करेगा, वो कहाँ से जाते हैं सर, वो एसएससी के थ्रू सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं और डिविजनल अकाउंटेंट बन के इसी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। और सेम लगभग पोस्ट सेम रहती है। आप मतलब जितना ये एसएससी जेई वाला टेक्निकल काम देखेगा, आप उस पूरा अकाउंट का काम देखेंगे डिविजनल अकाउंट के थ्रू। ये लेवल 6 की पोस्ट है। लगभग जो इनका पेमेंट है स्टार्टिंग में वो भी सेम होता है सर। इसकी भी लेवल 6 की जॉब है, एसएससी जेई और डिविजनल अकाउंटेंट भी लेवल 6 की जॉब है ऐसे, ठीक है। लेवल 6 में जो आपका बेसिक पेमेंट है 36,000, और अगर हम डीए एचआर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स 60,000 65,000 आप पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 2 पोस्ट बचती है, लेवल 7 और लेवल 8। लेवल 7 में हमारे पास बहुत सारी पोस्ट आती है, जैसे बोलते हैं आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देन जीएसटी इंस्पेक्टर, जो हर पब्लिक जानता है इनको, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है। इसके बाद और ऐसे बहुत सारे, एएसओ है, ईडी है। इस समय आप सर न्यूज़ में सुन रहे होंगे, ईडी हर जगह पे, दिल्ली में आप सुन रहे हैं, देन ईडी है। इसके बाद सीबीआई है, सीआईडी है, आईबी है, नारकोटिक्स है, ठीक है, नारकोटिक्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सब लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट से आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसकी पेमेंट लगभग 70 के ऊपर पहुँचती है सर। प्लस इसका क्रेज है सर, ये तो पूरी पोस्ट आप जो सुनते हैं हर जगह पे क्रेज है। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, ये इनको हर कोई जानता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर सर, जैसे हम कोई नहीं जानता कि प्रिवेंटिव ऑफिसर्स कौन से, एग्जामिनर्स। जैसे जो हमारे पास डॉकयार्ड, जो शिप जहाँ पे लैंड वो आती है, वहाँ पे जो मतलब जो सामान आता है उसका चेकिंग वगैरह कौन करता है, वो यही करते हैं। जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, ये सब उसकी चेकिंग करते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि बहुत सारे पोर्ट में कहीं स्मगलर, मतलब हाँ यहाँ, ये सब कौन पकड़ते हैं, ये सब यही पकड़ते हैं। तो इनका जलवा देखिए सर, ये लगभग ऐसे ऐसे सामान, ऐसे वैल्यू का सामान पकड़ते हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, अरबों में। तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। और एसएससी सीजीएल में केवल एक पोस्ट है, लेवल 8। लेवल 8 में एक पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एएओ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी आती है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी आता है। और ये पोस्ट जो हम कैग के अंदर आता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में काम करती है सर। अब इनका काम क्या होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में काम करती है डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है सर कि हम जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अपना, मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं के डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम करती है। उन डिपार्टमेंट्स का ऑडिट कौन करेगा, उनके डिपार्टमेंट्स का ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करते हैं। उनकी भी ऑडिट होती है, क्योंकि पूरा हिसाब हमको देना है सर। क्या होता है कि जो भी पैसे खर्च होते हैं
गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट बजट में निकालती है, उसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए ना, वो सब का काम ये करती है। ठीक है, तो ये लेवल 8 की पोस्ट है, डायरेक्ट कैग के अंडर में आती है, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पोस्ट को भी आप सीजीएल से ले सकते हैं। अब इसमें ये पोस्ट डिफरेंट क्यों है कि एक ही पोस्ट को लेवल 8 में रखा है, और ये डिफरेंट क्यों है क्योंकि इसमें एक पोस्ट है, इसमें एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं अकाउंट एंड फाइनेंस। जैसे मैं बोला कि ये पोस्ट को देने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। अब अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको एक और पेपर देना पड़ेगा अकाउंट एंड फाइनेंस का, 200 नंबर का अलग पेपर होता है। जो आप 11th-12th में कॉमर्स वाले, जैसे कि कॉमर्स वाले अब कौन से बैकग्राउंड में जाए, कॉमर्स वाले तो अलग हो गए, वो असिस्टेंट अकाउंट एंड फाइनेंस दे सकते हैं। क्या होता है कि एक कॉमर्स वाले क्या करते हैं, बीकॉम वाले कुछ तो सीए कर लिए, अब कुछ सीए नहीं कर पाते हैं, अब वो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो मैथ्स भी कम पढ़े रहते हैं, तो मान लीजिए उनकी कैलकुलेशंस भी थोड़ी कम है, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि ये चार जो टॉपिक मतलब सिलेबस में टॉपिक्स हैं ये दें, प्लस अकाउंट एंड फाइनेंस का पेपर दें, क्योंकि उनका ये स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे वो बाकी बच्चों से अगर उनकी कोई एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स कमजोर है या फिर रीजनिंग कमजोर है, वो इस सब्जेक्ट में नंबर ला के इन सबको बीट कर सकता है। तो अकाउंट फाइनेंस का एक सेपरेट पेपर होता है, उसका पेपर देके आप एओ में जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कंप्लीट एसएससी की कौन कौन सी पोस्ट है। फिर एक आती है स्टेनोग्राफर, आप सुने होंगे, और एक होती है स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट। ये इतनी सारी पोस्ट एसएससी निकालता है, ये सिर्फ नॉन टेक्निकल साइड से निकालता है, टेक्निकल साइड से एसएससी जेई निकालता है। एक आईएमडी की पोस्ट निकालता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करके, जिसमें ईसी वाले जाते हैं। इतनी पोस्टें एसएससी निकालता है। जैसे एसएससी कंप्लीट हो गया, अब मैं बैंक का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो बैंक में क्या है कि आईबीपीएस एक बॉडी है जो एग्जाम्स कराती है। अब आईबीपीएस भी कितने एग्जाम्स कराती है, देखिए आईबीपीएस की अगर बात करूं तो एक आरआरबी का एग्जाम लेती है। आरआरबी के थ्रू आप सीधे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर में जा सकते हैं, या फिर जूनियर एसोसिएट, जिसको अपन क्लर्क बोलते हैं, जिसमें आप कैशियर वगैरह काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आईबीपीएस पीओ, ये भी पीओ का निकालती है, लेकिन ये रीजनल रूरल बैंक में, जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, मध्यांचल बैंक हो गया। आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें हमारे पास 10 पीएसयूज बैंक हैं, 10 बैंक है। ठीक है, 10 बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक अलग है, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, देन हमारे पास और इलाहाबाद बैंक है, उसके बाद बैंक है तो इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, ऐसे 10 बैंक है। तो यहाँ पे आप पीओ का एग्जाम देके यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम जैसे पीओ और क्लर्क है, यहाँ पे भी ऐसे पीओ और क्लर्क की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसके बाद आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एक और एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये होता है ऑफिसर स्केल 2 के लिए। यहाँ पे मैं बोला था कि जो टेक साइड से बच्चे हैं, सीएस आईटी इसी वाले जा सकते हैं बैंक में। कैसे जा सकते हैं, वो डायरेक्ट आईबीपीएस स्केल 2 का पेपर देके जा सकते हैं। तो वहाँ पे वो जो इनका काम है सीएस आईटी प्रोग्रामिंग वगैरह, ये काम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है बैंक्स का। अब हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बैंक है अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है पीओ का, सेम जूनियर एसोसिएट का। जूनियर एसोसिएट और क्लर्क ये दोनों सेम ही हैं, बस नाम अलग अलग है। इनका काम क्या होता है भाई, सिंगल विंडो ऑपरेटर कैशियर का काम होता है। ठीक है, ये काम कराते हैं एसबीआई। इसके बाद अब क्या है कि जितने भी ये बैंक्स हैं ये आपको अच्छी सैलरी देती हैं, मतलब आपका बेसिक अगर 36,000 ये आईबीपीएस देती है, और अप्रॉक्सीमेटली 41,000 बेसिक है। ये पूरी सैलरी नहीं है सर, अगर आप 36,000 बेसिक है तो अगर आप इसमें डीए है, एडिशनल अलाउंस मिलाएंगे तो इसकी ग्रॉस सैलरी 65,000 बनेगी, डायरेक्टली लगभग डबल से। ऐसे सेम एसबीआई पीओ की। अब इसमें क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि अगर आप पीओ ज्वाइन किए, पीओ ज्वाइन करने के बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं जेआईआईबी और सीआईबी, वो एग्जाम दे के पीओ है, 3 साल बाद आपका प्रमोशन होता है बैंक मैनेजर। उसके बाद जैसे जैसे आप हर 3-4 साल में आपका ऑफिसर स्केल चेंज हो जाता है। जैसे आप अभी स्केल 1 में है पीओ में, बैंक मैनेजर बनेंगे स्केल 2, देन स्केल 3, स्केल 4। इसके बाद आप जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, आप एक टाइम में जोनल मैनेजर बन सकते हैं। मतलब पूरे बैंक को, एक जोन के पूरे बैंक को, आप जितने ही बैंक होंगे 10, 20, 50, उसको पूरे को हैंडल करेंगे, तो आप उसके
सबसे बड़े हेड हो जाते हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। मान लीजिए कोई सोचा कि मैं टेक साइड से नहीं हूँ, नॉन टेक साइड से है, तो बैंक में जाके यहाँ पे पहुँच सकता है। जैसे अगर आप एसएससी में गए तो एसएससी के थ्रू आईटीआई जीएसटी बन गए, अब यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं आप, 8-10 साल में आपकी अगर एसएससी के थ्रू गए आईटीआई या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में गए, जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि इनकम टैक्स में गए तो 8 साल बाद अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ऑफिसर बन जाएंगे। उसके 4 या 5 साल बाद अब डायरेक्ट क्या बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्ट 4 साल बाद, जो कि गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है। और हम जानते हैं कि ये पोस्ट यूपीएससी से भी मिलती है। तो अगर आप यूपीएससी क्लियर भी नहीं कर पाते हैं तो सेम पोस्ट में आप यहाँ से जा सकते हैं। बस क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा सर, लेकिन ठीक है, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी वीकनेस है। मान लीजिए यूपीएससी क्या है ना, वही मैं बोलता हूँ कि बच्चे क्या है कि पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले उसको सोचे कि वो सिलेबस क्या है, एग्जाम हमसे क्या चाहता है, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए और हमारे पास कौन सी स्किल्स है, इन सब को एनालाइज करके हमको वो एग्जाम चूज करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी रिटेनिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं जानता हूँ कि वो पीसीएस या यूपीएससी देने में सक्षम, मतलब क्लियर करने में नहीं कर, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकता, बट उसको बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम उम्र हमारी बढ़ती जाती है, प्रेशर आता है, हमको जॉब चाहिए, तो ये सब आप एग्जाम दीजिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो ये सब एग्जाम दे के आप इंस्पेक्टर बनिए, 8 साल बाद आईटीओ, देन आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर में, मतलब जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते थे वहीं पे आप पहुंच गए हैं। तो आप वहाँ पे फिर उसके बाद भी आप जॉइंट सेक्रेटरी तक आप वहाँ पे मतलब अच्छी पोस्ट तक जा सकते हैं, एक अच्छी लेवल की पोस्ट। सेम अगर आप एसएससी नहीं क्लियर किए बैंक में भी, तो वहाँ पे आप जोनल मैनेजर हैं, मतलब आप पूरे जोन को हेड करने तक की पोजीशन में पहुँच सकते हैं, ठीक है। ऐसे एसबीआई में है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास कुछ बैंक है जो आप सुने होंगे सर, आरबीआई हो गया, जो पूरे बैंक की रेगुलेटरी है, मतलब जितने भी बैंक हैं सबको रेगुलेट यही करती है। मतलब अगर इसका रूल ये सब फॉलो कोई नहीं किया, उस बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जॉब करेंगे तो आप पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, आप इन बैंक से डील करेंगे। ये डायरेक्ट डिफरेंस क्या है सर ना, ये जितनी बैंक्स हैं ये डायरेक्ट जनता जो हमारी पब्लिक है उससे डील करती हैं, और जो हमारी आरबीआई है वो कभी पब्लिक से डील नहीं करती है, वो इन बैंकों से डील करती है। तो मतलब जो ये वाली जितनी बैंक है उन पे रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है। तो यहाँ पे भी आप आरबीआई में जा सकते हैं। अब कौन से पोस्ट में जा सकते हैं आरबीआई में, देखें तो आरबीआई में सर एक पोस्ट है असिस्टेंट की, आरबीआई असिस्टेंट। अब वही है ना कि सर जितनी मेहनत करेंगे उतना हमको मिलता जाएगा। तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में गए, ठीक है, एक आरबीआई ग्रेड बी है, ये ऐसी पोस्ट है ना सर जिसमें आपको स्टार्टिंग लगभग पैकेज 30 लाख रुपए मिलता है, और आपको पोस्टिंग भी बड़ी सिटीज़ में, कैपिटल, मतलब अगर स्टेट के कैपिटल में जैसे भोपाल में हो गई, अगर तमिलनाडु में चेन्नई में हो गई, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, आप एक पॉलिसी मेकर बनेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। इसको आप देखेंगे सर बहुत सारे यूपीएससी जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ये पोस्ट क्लियर करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो यूपीएससी दे रहे थे, कहीं ना कहीं चूक रहे थे। यहाँ पे भी सेम वही है, रिटन स्किल्स चाहिए लेकिन उतनी नहीं चाहिए, उससे कम स्किल्स पे आरबीआई ग्रेड बी पे आप जा सकते हैं। अब इसमें मैथ्स भी कम पूछी जाती है, थोड़ा सा ऐसे एप्लीकेशन से लिटरेसी ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आरबीआई के बाद भी कुछ है, जैसे नाबार्ड है, इसमें भी ग्रेड ए में जा सकते हैं। देन सिडबी है। इसके बाद हमारे पास एक और कौन कौन सी बैंक्स हैं, जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट, जैसे NIACL, ये सब इंश्योरेंस वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं बैंक से एग्ज़ाम देके। अब देखिए एसएससी और बैंक में डिफरेंस क्या है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम नहीं देना है। मान लीजिए आप मैथ में अच्छे हैं, ठीक है, आप रीजनिंग में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग अच्छी पूछी जाती है। मतलब आप जैसे रीजनिंग में, अरेंजमेंट में, पजल्स में, मतलब अगर आपका पेपर जैसे बैंक में क्या होता है सर, प्री में मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश का है, रीजनिंग अच्छी पूछी जाती है, मतलब थोड़ा टफ होती है। यहाँ पे उतनी टफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जिसका पजल है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये सब आपको करने में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप एसएससी साइड चले जाइए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस साइड में चले जाइए। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप ये दोनों दीजिए, आप हर एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, जो आपको इंटरेस्ट है वो लीजिए। हम देखते हैं बहुत सारे क्या होता है कि अगर आप 12th में मैथ पढ़े हैं और आपकी मैथ अच्छी है तो आप ये एग्ज़ाम को क्लियर करने में जो और बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं, आप वो उनसे कम टाइम ले सकते हैं। अगर वो 1 साल लेते हैं तो आप 3 या 4 महीने में ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको बेसिक्स बहुत पढ़ने, क्योंकि आप उसमें पहले से ही सब कुछ जो बेसिक है उसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद रेलवेज़ है,
एसएससी बैंक देन रेलवेज। रेलवेज में सर हम देखते हैं बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्ड, देन स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियंस है। ये तो नॉन टेक साइड है। टेक्निकल साइड जैसे जेई है, एई है। अब रेलवे में अगर आपको लेवल 10 में जाना है तो आप यूपीएससी देंगे, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि ईएससी में एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं रेलवे डिपार्टमेंट, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट टेक्निकल साइड से आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल ये सब यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से मतलब 2-3 साल से यहाँ पे होल्ड है रेलवे में जाने के लिए। कुछ बॉडी बनाई गई है जो इस पे चर्चा में है कि अभी क्या नया सिलेबस चेंज करने के उसमें, इसलिए भी होल्ड है। ठीक है, तो ये रेलवेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं। अब हर स्टेट है उसको अगर अपनी बॉडीज़ है उसको चलाने के लिए बंदे तो चाहिए, तो वो बहुत सारे, जैसे पटवारी हो गया, पीसीएस हो गया, पीएससी एग्जाम्स इसको बोलते हैं। देन हम पुलिस की बात करें तो स्टेट में तो एसआई हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे अगर टेक्निकल साइड से हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं, वैसे नॉन टेक साइड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर से जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं? नेट देके। आप बीटेक, आप कोई भी ग्रेजुएशन कीजिए, मान लीजिए बीए आपने कर लिया हिस्ट्री से, उसके बाद आपको क्या करना है? बीए के बाद एमए करना है, एमफिल पीएचडी करना है। उसके बाद आप नेट दीजिए, नेट देने के बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 में लगते हैं, जो कि सेम इस पोस्ट के बराबर है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो लेवल 10 गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट में है। उसके बाद ये नेट वालों के लिए। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि पीएचडी क्यों करें, लेकिन उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेंगे? वो टीचर की दे सकते हैं। अब टीचर में भी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। अब ऐसे टीचर प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, हम देख रहे हैं इस समय पे। मतलब अगर वर्ग 1 में है तो 70-80,000 अप्रॉक्स आप पा सकते हैं। प्लस टीचर में एक फ़ायदा ये है ना कि आप अपने घर में रह के जॉब कर सकते हैं, मतलब आसपास आप मिनिमम 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर यहाँ पे आसपास में रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम आर्मी साइड देखें या तो नेवी है, आर्मी, इसके बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ये सब जितने भी नॉन टेक एग्ज़ाम्स हैं ये नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स दे सकते हैं। बशर्ते हमको क्या करना है कि हमको भटकना नहीं है, हमको देखना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमको कौन सी चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगती है, हम किस चीज़ को जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। टाइम अभी क्या धीरे धीरे जॉब्स कम हो रही हैं हर डिपार्टमेंट में। तो हमको क्या करना है कि जैसे हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमको अभी से सोचना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट अगर बैंक में है लेकिन मेरी इंग्लिश बेकार है, तो हम क्या करें? ग्रेजुएशन के साथ हम इंग्लिश अपनी अच्छी कर सकते हैं। कोचिंग ले लीजिए अच्छे टीचर्स से, मैथ है तो मैथ की कोचिंग ले लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आप इनके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और अगले साल आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। मतलब 8 द एज ऑफ 21 या 22 आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे नॉन टेक में, 18 में आप 12th, 21 में नॉन टेक का कोई सा ग्रेजुएशन, 22 में अगर आप पूरे आपने जो प्लान बनाया उसके तरफ चलो, 22 में आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब्स होगी, एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ, तो आप ये सब कर सकते हैं। अब इस जितनी भी जॉब मैं ये सर बता रहा हूँ ना, ये तो नॉन टेक वाले दे ही सकते हैं। अब मान लीजिए जो हमारे पास ये जॉब्स थी, अगर इनकी बात करें, ये कितने जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स थे वो देते थे। लेकिन अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो टेक्निकल अच्छा नहीं पढ़ पाया सर। बहुत अच्छे होते हैं, हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बच्चे भरे हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए। अब वो कौन सी जॉब लें? अब इंजीनियरिंग तो कर लिए, अब कौन सी जॉब लें? तो ये जितनी भी जॉब्स मैं बताया हूँ सर, ये जॉब्स, ये पूरी जॉब्स में जो ये वाले पीपल हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जॉब्स में आप डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन एक लॉस क्या है कि जो यहाँ वाले बंदे हैं वो ये जॉब्स को नहीं ले सकते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर टेक्निकल से जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके पास ये सारी जॉब्स का क्या ऑप्शन है, ठीक है ना। तो कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है हमको। बस अगर हम किसी एग्जाम में सफलता नहीं पा रहे हैं तो अपने अंदर के फेलियर को देखना है, अपने स्ट्रेंथ को देखना है और कौन सा एग्जाम को मैं मैच कर सकता हूँ वो एग्जाम देके क्लियर करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ में मैं पूरा जो ऑप्शंस है हमारे पास लगभग, मतलब मैं ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किया जो हर साल निकलती हैं, क्योंकि हमको ऐसी जॉब चाहिए जो हर साल निकले। क्योंकि अगर मैं इस साल तैयारी कर रहा हूँ 5 साल बाद वो जॉब निकल रही है तो मैं अपना 5 साल वेस्ट कर रहा हूँ सर। इसलिए ये पूरी जॉब्स हर साल निकलती है लगभग। तो आप हर साल जैसे एक साल फेल हुए, अगले साल आप उस फेलियर पर वर्क करके ये जॉब पा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है ना, और आप जितना जल्दी जॉब ले लेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट में आपका जो सर्विस है वो काउंट किया जाता है, आपका जो सीनियरिटी है वो मैटर करती है। तो आप
अपना जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए ग्रेजुएशन टाइम से। ऐसा नहीं करना है कि हम ग्रेजुएशन करें उसके बाद हमको एक साथ सोचना है कि हम ये करेंगे, हर ये कोचिंग है, ये पसंद नहीं आया फिर ये करेंगे, ये पसंद नहीं आया तो ये करेंगे, क्योंकि बच्चे यही ट्राई करते हैं। पहले दूसरी को एक एग्ज़ाम पकड़ेंगे, पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट में अगर उनको वीक लग रहा है तो वो दूसरा एग्जाम्स पकड़ लेंगे, दूसरा एग्जाम्स वीक लग रहा है तीसरा पकड़ लेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं। तो अपने अंदर की कमियों को दूर करके हम ये एग्ज़ाम्स कवर कर सकते हैं, बशर्ते प्लान अच्छा होना चाहिए। आपका जो जॉब की तरफ रुझान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद प्रियांशु जी। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कैसे टेक्निकल स्टूडेंट्स, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स और सारी चीज़ें उसको इन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताया। कब एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, आप उनकी तैयारी करिए। जहां आपको समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट में लिख कर दीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और इस सब चीज़ों के लिए, प्रीसियस जानकारी के लिए प्रियांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, इससे आप सीखिए कि आप भी ऐसे एक सफल व्यक्ति को आप पा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।